तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं कृष्णनंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को शिक्षा संकल्प 2.0 में। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बच्चों आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स का लेकर आए चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसमें हम लोग जितने भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश का परिवर्तन और दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, दोनों चैप्टर को मिलाकर हम तैयार किए हैं। टोटल बच्चे इसमें 62 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है बच्चों? 62 को, जो एग्जामों में जो है कितने बार प्रश्नों को रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग को, और आप लोग अंत तक देखिएगा और बताइएगा हमको कि आप लोग को पहले से कितना इसका आंसर पता था। ठीक है, हमको भी समझ में आ जाएगा और आप लोग को कंटिन्यू जो है अब एग्जाम जो है नजदीक आ गया है, तो आप लोग को हर एक ऑल सब्जेक्ट का बच्चों पीडीएफ प्लस जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पर एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जो बच्चों प्रकाश की किरण होता है, ठीक है बच्चों, गमन करती है, यानी किस में गमन करती है बताना है। कैसे गमन करती है? क्या तिर्यक गमन करती है इस तरह से, क्या कि सीधी गमन करती है? आपको बताना है कि जो प्रकाश होता है बच्चों, वो प्रकाश किरण को गमन करती है कैसे। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। ठीक, यानी प्रकाश की जो किरण होती है बच्चों, गमन क्या करती है बच्चों? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान समझना। प्रकाश का वेग, ठीक है बच्चों, जो प्रकाश का वेग होता है वो न्यूनतम होता है। यानी प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है आपको बताना है। ठीक, ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, कांच में। ठीक, यानी जो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम, वो आपका कांच में होता है बच्चों। इस देखिएगा थोड़ा सा अगर वेग उसमें टच लगता है तो शीशा चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें बहुत कम होता है। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या लिखा हुआ है। मोटर गाड़ी के, जो मोटर गाड़ी होता है जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जब चलाते हैं तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लागा रहता है। जब मोटर गाड़ी जो बच्चे चलाया जाता है तो उसके अगल बगल में साइड मिरर लगता है ना, तो उस गाड़ी में क्या लगा रहता है आपको बताना है। समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो बताइए बच्चों मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है कौन सा दर्पण लगा रहता है बच्चों? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि मोटर कार, यहाँ पर बच्चों देखिएगा मोटर कार के हेडलाइट, यहाँ पर बच्चों साइड मिरर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर हेडलाइट का बात हो रहा है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग होता है आपको बताना है। समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का और डी उत्तल लेंस का। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में कर सकते हैं। तो बच्चों मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा बच्चों अवतल दर्पण का। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए 5 नंबर बच्चों क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा ध्यान से। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा बच्चों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कहने का बच्चों मतलब कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, काल्पनिक। ठीक है, याद रखिएगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? काल्पनिक बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स और डी एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है बच्चों वो आपका डायोप्टर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। यानी लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होगा बच्चों वो डायोप्टर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से अगर आप परीक्षा की तैयारी करेंगे बच्चों तो आपका कोई नंबर नहीं रुक सकता है। ठीक है, तो इसी तरह का आपको लोग बीच में ऑब्जेक्टिव लाएंगे हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों का, ठीक है बच्चों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र को क्या कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरण पर कोई भी अगर हम चित्र को दर्शा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। ए किरण आलेख, बी फोकस और सी किरण पुंज और डी इनमें से सभी। तो बच्चों जो हम लोग चित्र बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण आलेख। याद रखें क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा किरण आलेख। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चों, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। आपको बताना है 2D क्षमता वाले लेंस का बच्चों, तो याद रखना 1D लेंस क्षमता में बच्चों आपका 25 सेंटीमीटर फोकस होता है। ठीक है बच्चों, 1D लेंस में 25 सेंटीमीटर होता है फोकस। तो हमको 2D बताना है बच्चों, तो 2D का मतलब 2 और 1 सेंटीमीटर में एक डी लेंस में कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होता है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 दूनी 50, यानी 2D में बच्चों 50 सेंटीमीटर फोकस का आवश्यकता होगा। वही बात यहाँ होता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर बताना है कितना होगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें बच्चों, किसी उत्तल लेंस का, ठीक है बच्चों, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता कितनी होगी बच्चों। देखिए उसी का ऑपोजिट, उसमें क्या पूछा बच्चों, उसमें आप लोगों को जस्ट पीछे क्या बताए, 2D इन दो डायोप्टर में लेंस में जो है कितना फोकस होता है बच्चों, 50 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फोकस होता है। तो यहाँ पर बच्चों फोकसांतर 50 सेंटीमीटर दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षमता, तो कितना होगा बच्चों, 2D होगा, वो भी कौन सी में, प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या कर रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह, जैसे बच्चों प्रकाश है, इधर से प्रकाश ऐसे आ रहा है, इधर से प्रकाश सब आ रहा है, तो सब जितना प्रकाश आता है तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्या इसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे, क्या किरण पुंज कहेंगे, या प्रदीप्त कहेंगे, या प्रकीर्णन कहेंगे, आपको बताना है। तो बच्चों याद रखना, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश के किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का किरण पुंज। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की जो मान होता है बच्चों, क्या वो माइनस में होता है कि प्लस में होता है, आपको बताना है बच्चों। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है बच्चों वो कभी भी आपका याद रखिएगा धनात्मक में होता है बच्चों। ठीक है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है बच्चों वो धनात्मक में होता है। अगर वही बात यहाँ पर कहता कि अवतल लेंस की क्षमता बताइए, किस लेंस की क्षमता बच्चों, अवतल लेंस का क्षमता बताइए, तो अवतल लेंस का क्षमता बच्चों क्या हो जाता, ऋणात्मक हो जाता। क्या हो जाता बच्चों, ऋणात्मक, याद रखना ऋणात्मक। ठीक है, इस चीज भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर उत्तल लेंस की बात करेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता में क्या होता है, तो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वही बात बच्चे यहाँ पर जब समझाए वही बात दे भी दिया है। कह रहा है यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता होती है, यहाँ पर बताना अवतल लेंस की बच्चों क्षमता क्या होती है, क्या ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अभी तो बताए हैं कि जो अवतल लेंस की क्षमता होती है बच्चों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बच्चों, उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, हमको ही बताना है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, उत्तल लेंस को हम लोग कभी भी क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। याद रखना कौन लेंस बच्चों, अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कह रहा है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अच्छा मान लीजिए उत्तल लेंस को तो अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताइए। आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है बच्चों, घुमा घुमा के प्रश्न को पूछेगा। उत्तल लेंस को जब हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताइए। तो प्यारे बच्चों जो अवतल लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। याद रखना कौन लेंस बच्चों, अपसारी लेंस, याद रहेगा ना। यानी अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों को है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब क्या होता है बच्चों, उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कौन ऐसा पदार्थ है चारों में जिसका उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी का प्रयोग बच्चों कभी भी कांच बनाने में यानी शीशा बनाने में या लेंस बनाने में बच्चों नहीं किया जाता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी मिट्टी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों क्या कर रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आपको बताना है। यानी कौन ऐसा दर्पण होगा बच्चों जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बच्चों एक बात याद रखना बच्चों, जब भी अगर उत्तल दर्पण का बात की जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण का बात, तो उत्तल दर्पण में बच्चों कभी भी छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में बच्चों कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, उत्तल दर्पण में कभी भी छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑपोजिट बच्चों लेंस होता है। जब लेंस अब आएगा तब आप लोग बताएंगे। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु से क्या होता है बच्चों, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 क्या कर रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी कौन ऐसा दर्पण है बच्चों जिसमें वस्तु अगर छोटा है तो उसका प्रतिबिंब में उसमें दर्पण में जो बड़ा दिखाई देगा। तो वह बच्चों क्या हो जाएगा, अभी बताया है, यानी अवतल दर्पण में बच्चों कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोगों को कितने बार इसको बताया गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी 2 नंबर के पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम होता है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा इसका नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको आप लोग परिभाषा को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम बच्चों 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है बच्चों कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। वो किस तरह मुड़ जाएगी आपको बताना है। ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट,
सी अभिलंब के समांतर और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अभिलंब के निकट जो है मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब के निकट क्या होती है बच्चों? मुड़ जाती है। ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या कर रहा है? फोटोग्राफी कैमरा, आप लोग देखे होंगे ना ब्याह शादी में जो कैमरा का यूज होता है या वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसमें जो है, या जिससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं इस कैमरा में। ठीक है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कैसा होता है आपको बताना। यानी फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा दर्पण लगा रहता है या कौन सा लेंस लगा रहता है आपको बताना। लेंस का बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, क्या उत्तल लेंस लगा रहता है या अवतल लेंस लगा रहता है या उत्तल दर्पण लगा रहता है या अवतल दर्पण लगा रहता है बच्चों। तो याद रखना बच्चों, फोटोग्राफी कैमरा में कभी भी क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है बच्चों? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी साइड मिरर के रूप में, यानी मोटरसाइकिल जो होता है बच्चों उसके साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है दर्पण, वो कैसा होता है आपको बताना है बच्चों। तो याद रखना ये जो है बच्चों क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? उत्तल दर्पण। यानी साइड मिरर के रूप में कैसा प्रयुक्त होता है दर्पण? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं 22 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर बच्चों? फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी बोलो तो बच्चों ए कितना दिया है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? यानी आर, और आर निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? 2f। ठीक, यानी आप लोग सूत्र पढ़ेंगे एफ बराबर आर बाई 2 पढ़े होंगे ना। तो 2 का सूत्र होता है आर बराबर 2f ही होता है और एफ बराबर आर बाई 2 होता है। इसको अगर प्रूफ वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 2 है तो 2 अगुण एफ की वैल्यू कितना है? 10 मल्टीप्लाई कीजिए 10 दूनी 20, यानी 20 सेंटीमीटर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर इस सूत्र पर भी लागू कीजिएगा तब तो आंसर आ जाएगा। 10 है तो 10 लिख दीजिए बराबर, 10 है तो 10 लिख दीजिए बराबर, आर निकालना है तो आर बटा 2 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो आर लिख दीजिए बराबर 10 में 2 से गुना कीजिए कितना होगा? 20। यानी आर का वैल्यू कितना आ गया? 20। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निर्गत किरण, कौन किरण बच्चों? निर्गत किरण एवं अभिलंब से के बीच जो कोण बनता है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है बच्चों, किसका बात कर रहा है बच्चों? निर्गत किरण का बात कर रहा है। तो निर्गत किरण बच्चों कोण में बदल जाता है, तो निर्गत कोण बनाता है बच्चों। कौन कोण बनाता है? निर्गत कोण। इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ठीक है, निर्गत कोण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप की सहायता में देखने के लिए किसका उपयोग होता है? यानी कौन सा उसमें लेंस लगा रहता है आपको बताना है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का उपयोग होता है। याद रखना किस लेंस का बच्चों? उत्तल लेंस का जो है बच्चों प्रयोग होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, यानी अगर एग्जाम में आ जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों क्या कर रहा है? किस लेंस के द्वारा, ठीक है बच्चों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्या बनता है बच्चों? सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बन सकता है। कौन ऐसा आपका लेंस है? तो बच्चों आपका कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है बच्चों जिसमें ओनली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम क्या कहता है बच्चों? आप लोग कितने बार बताए हैं कि आपतन कोण जो होता है वो किस कोण के बराबर होता है? परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। देखिए क्या है बच्चों, तो
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, देखो आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या है, बराबर है। यही जो है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान समझिएगा। कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है। क्या सीधा होता है, क्या उल्टा होता है, क्या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है बच्चों, आपको बताना है आंसर। आंसर में बताइए कि क्या होगा बच्चों, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता है। एकदम छोटा सा सवाल है बच्चों, क्या होगा कमेंट में बताइएगा जरूर। बच्चों याद रखिएगा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बच्चों वो हमेशा सीधा होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों क्या करा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है आपको बताना है बच्चों। ठीक है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना बच्चों हमेशा 2 होता है। ठीक है, लेंस की फोकस की संख्या कितना होता है बच्चों, 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर देखिए क्या कर रहा है बच्चों, सर्च लाइट, कौन लाइट बच्चों, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट में कौन सा हम लोग परिवर्तक सतह का यूज करते हैं आपको बताना है, और कौन सा दर्पण उसमें लगता है, उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा दर्पण लगता है, तो अवतल दर्पण लगता है, याद रखिएगा। जो सर्च लाइट होता है इसका परिवर्तक सतह में कौन सा दर्पण लगता है बच्चों, अवतल दर्पण लगता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो प्रश्न आया नहीं। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें प्रश्न आया नहीं। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में, ठीक है बच्चों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है आपको बताना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण लगता है, ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल और डी कोई नहीं। तो बच्चों दाढ़ी बनाने में दर्पण जानते हैं कौन सा लगता है, अवतल दर्पण लगता है, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिससे आसानी से दिखाई पड़ जाता है, कोई अगर दाढ़ी छूटा भी हो तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 31 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है बच्चों कितना होगा। इन एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों कितना होगा, तो याद रखिए बच्चों प्लस 100 सेंटीमीटर होता है, प्लस 100 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, इसमें 2 को बात हो रहा है बच्चों, ध्यान समझिए, किसी गोलीय दर्पण की बात हो रहा है तथा किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। ठीक, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, तो कौन सा होगा बच्चों, क्या वो दर्पण होगा कि लेंस होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों याद रखना दोनों जो है अवतल होगा, दोनों क्या होगा बच्चों, अवतल होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों बताना है। जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम बच्चों वो कितने नियम है, इसमें भी बच्चों बताए थे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन भी जो है इसके 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपको लोग बताया गया होगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों, 2 नियम होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान समझिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा आप लोग कितने बार बताया गया है, इसका मान जो है बच्चों साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई इसको प्रति बोलते हैं और साइन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों ए। ठीक, साइन आई बटा साइन
आर। ठीक, यानी किसी माध्यम के अपर्तनांक का जो मान होता है बच्चों वो साइन आई बटा साइन आर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों आपको बताना है। सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो एक उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है किनारों की अपेक्षा, लेकिन बीच में कैसा होता है बच्चों मोटा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं 36 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 36 क्या कर रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो बच्चों आप लोगों को यह भी बताया गया है कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है उसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं। इसका सूत्र होता है v बटा u, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर h डैश बटा h। ठीक, एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है कि आवर्धन का सूत्र बताओ, तो m बराबर v बटा u भी होता है या h डैश बटा h होता है। देखना क्या है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए तो v बटा u दिया हुआ है, एकदम दिया है बच्चों ऑप्शन नंबर डी में। देखिए v बटा u यानी अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है जो m होता है वो बराबर किसके होगा बच्चों v बटा u के बराबर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों क्या कहा है गोलीय दर्पण में फोक्सांतर को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों एफ से, एवं बरकत त्रिज्या को किस इंडिकेट करते हैं आर से, के बीच में संबंध बताना है बच्चों। तो इसका सूत्र होता है एफ बराबर आर बटा 2। ठीक है बच्चों, एफ बराबर आर बटा 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको तिरछा तुच्छी गुना कीजिएगा तो आर बराबर 2 में एफ से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 2f। ठीक, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्या ऑप्शन में एफ बराबर आर बाई 2 दिया है या ऑप्शन में आर बराबर 2f दिया है। तो बच्चों इसमें आर बराबर 2f दिया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, आर बराबर 2f। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर बच्चों क्या करा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इन सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, या डी उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। प्यारे बच्चों याद रखिएगा सोलर जो कुकर होता है बच्चों जिसके सूर्य के प्रकाश से जो है हम लोग खाना बना सकते हैं आसानी से, तो उसमें जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है बच्चों। किस दर्पण का अवतल दर्पण का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर बच्चों क्या कर रहा है उत्तल लेंस में बानक प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों कैसा बनता है। तो याद रखिएगा बच्चों उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, कैसा बनता है बच्चों वास्तविक और उल्टा जो है आपका उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 40 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 क्या कर रहा है उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बानक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो कैसा बनता है, क्या बड़ा और वास्तविक बनता है, क्या बी छोटा और वास्तविक बनता है, या सी छोटा और काल्पनिक बनता है, या डी बड़ा और काल्पनिक बनता है। बच्चों आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो आपका कैसा बनता है बड़ा भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है बच्चों दो वर्गीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ठीक है, इन दो वर्गीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम का बात हो रहा है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना बच्चों उसको हम लोग कहेंगे गोलीय लेंस। क्या कहेंगे बच्चों गोलीय लेंस कहा जाता है। इन दो वर्गीय पृष्ठों से घिरे जो ठोस माध्यम होता है उसको हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है ध्यान समझना बच्चों वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्कित हो, बाहर की तरफ क्या हो बच्चों वर्कित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण
जो बाहर की तरफ वर्कित हो, बाहर की तरफ राना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखना क्या कहेंगे बच्चों? उत्तल दर्पण। जो बाहर की तरफ वर्कित होते हैं, जो राना होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। देखते हैं 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो बच्चों याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव। ऐसे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुव बोलते हैं, और इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 44 नंबर। देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है बच्चों। तो किसी लेंस के द्वारा अगर कोई उत्पन्न चीज हो रहा है आवर्धन, तो उसका एसआई मात्रक बच्चों क्या हो जाता है? मात्रक विहीन हो जाता है। क्या होता है बच्चों? मात्रक विहीन। इसलिए 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 नंबर क्या कर रहा है? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? लेंस के केंद्रीय बिंदु को, जो लेंस होता है उसके केंद्र में जो बिंदु होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको वक्ता केंद्र बोलते हैं, क्या उसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, या सी द्वार केंद्र बोलते हैं, या डी अक्ष केंद्र बोलते हैं? तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र। इसलिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 को समझना ध्यान से। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे बच्चों? यानी अगर आप कोई शब्दकोश पढ़ रहे हैं और कोई आप किताब पढ़ रहे हैं और उसमें वो छोटे छोटे अक्षर है, तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे पहनकर पढ़ना? तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को अगर आप पहनिएगा और पेन कर क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छा से दिखाई भी देगा और अच्छा से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखते हैं अब नेक्स्ट 47 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 47 को रहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है बच्चों? इनमें से कौन आपका दर्पण का सूत्र होता है बच्चों, आपको बताना है। और आपको पता है जो दर्पण का सूत्र होता है, जो दर्पण का क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है, वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f होता है। यही बच्चों जो है हम लोग का दर्पण का सूत्र होता है, याद रखना। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और इसमें आपको खोजना है क्या होगा? देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो दर्पण सूत्र होगा बच्चों वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। इसलिए हम लोग का आंसर सही है। चलिए देखते हैं 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 को रहा है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? एंड जो वक्ता केंद्र होता है बच्चों उसको हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, उसको हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? सी से इंडिकेट करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी वक्ता केंद्र को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों? सी से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल बताना है कि निर्वात में बच्चों प्रकाश की चाल क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ ठीक है, ये 10 के पावर बच्चों क्या है? 8 है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है बच्चों? सेकेंड होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप लोग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का
बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अगर मान लीजिए किसी मरीज का दांत में कोई बीमारी हुआ है बच्चों, और डॉक्टर उसको देखना चाहता है कि उसमें बड़ा बड़ा प्रतिबिंब जिसम को दिखाई दे, तो उसमें कौन सा दर्पण लगाकर देखेगा बच्चों? तो याद रखिएगा बच्चों, देखेगा अवतल दर्पण लगाकर, क्योंकि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बच्चों क्या करा है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो पतले लेंस होता है बच्चों, जो पतले लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता बहुत कम होता है, याद रखिएगा। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कैसा होता है बच्चों? कम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, यानी पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है बच्चों वो कम होती है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो मोटे लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है आपको बताना है। ए कम, बी अधिक, सी संतुलित या डी कोई नहीं। तो बच्चों मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसा होता है? अधिक होता है, याद रखिए। कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है। अगर पतले लेंस की बात करेगा तो कम, मोटे लेंस की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बच्चों क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यानी अवतल दर्पण के जो ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच में जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी, सी काल्पनिक एवं सीधी, या डी सभी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं क्या होता है बच्चों? सीधी होती है। ठीक है, आभासी एवं सीधी होती है, इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 54 नंबर। देखिए 54 नंबर बच्चों प्रश्न करा है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी कैसी प्रकृति होती है? तो इसका भी बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आभासी एवं कैसा होता है बच्चों? सीधी होता है। ठीक है, यानी उत्तल लेंस में जो भी प्रकाशिक केंद्र होता है और मुख्य फोकस के बीच में जो भी प्रतिबिंब यानी बीम बनता है उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो आभासी एवं क्या होती है बच्चों? सीधी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी अगर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो कहां पर रहेगा? तो बच्चों याद रखिएगा वो कहां पर रहता है? अनंत पर रहता है। अनंत पर, कहां पर बच्चों? अनंत पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो बच्चों उत्तल लेंस के भी अगर मुख्य फोकस पर अगर कोई प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसको भी कहां रखना पड़ेगा? अनंत पर रखना पड़ेगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर कोई बीम रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होता है। ठीक है, देखते हैं 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी अवतल लेंस के सामने अगर अनंत पर किसी बीम का प्रतिबिंब रखेंगे तो उसकी स्थिति कहां होती है? तो बच्चों याद रखिएगा कहां होती है बच्चों? फोकस पर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए 59 नंबर। 59 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसमें वही बात बोला, उसमें उत्तल दर्पण का बात बोल रहा था, इसमें अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने भी अनंत पर रखेंगे तो बीम का प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? वो फोकस पर होगा। कैसा होगा बच्चों? फोकस पर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? ए विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो बच्चों यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 रंगों में क्या हो जाती है बच्चों? विभक्त हो जाती है। ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो अपवर्तन जब होता है तो क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष भी कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट 61 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है बच्चों, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात डैश होता है। यानी मुख्य फोकस से अगर गुजरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, या बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, या सी मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से दूर या उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। ठीक है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात डैश होता है। तो बच्चों याद रखिएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, दूर हो जाती है। तो बच्चों ये रहा आप लोग को इस वीडियो में टोटल 62 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एग्जाम में बार बार प्रश्नों को बच्चों रिपीट किया है। तो अगर एक बार वीडियो को देखें, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको बार बार देखिए बच्चों। जितने बार देखेंगे ना आप लोग को प्रैक्टिस होगा, और जब तक प्रैक्टिस मजबूत होता है तो एग्जाम में सवाल बनने के चांस ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे बच्चों उसमें आप लोग बताएंगे चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है बच्चों, मानव नेत्र। क्योंकि इसमें बच्चों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बता दिए हैं, तो वह चैप्टर 3 होगा जिसका नाम है मानव नेत्र। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।